तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6B पार्ट 2। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिले से रिलेटेड। हमने एक OLTF लिया है 3/s इंटू s+2। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी ये हमसे पूछा गया। ये टाइप 1 का सिस्टम है वो हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे एक डिनोमिनेटर में पोल जो है वो s=0 है, ठीक है, ओरिजिन पे है। और यहाँ पे इन लोगों ने गिवन दे दिया कि जीरो ट्रांसपोर्टेशन डिले नहीं है। अब एक बात समझो, ट्रांसपोर्टेशन डिले अगर होगा तो इस फॉर्म में मौजूद होगा e⁻⁻ के फॉर्म में। t आपका 0 हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है। ओके तो इसी में क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का तरीका 1+ सीधे से OLTF, यही आपकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो 1+ दिस, तो इसको लिखेंगे तो s² + 2s + 3। तो क्लोज लूप पोल निकल के आए और जिनको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ही पोल आपको दिखेंगे कि लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं। ये वैल्यूज आई -1 ± ये दोनों ही पोल आपके लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं, इस वजह से ये सिस्टम हो गया स्टेबल। तो ये तो हो गया बिना ट्रांसपोर्टेशन डिले वाला केस, ठीक है। ये तो बेसिक केस था, ये सब हमने पहले भी किया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिले को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन कितना, काफ़ी कम, 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन डिले को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, e⁻⁻s और ये 2। तो ये 2 जो है यही आपका टाइम कॉन्स्टेंट या फिर आपका डिले जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो, t की वैल्यू है। तो सेम है, पर यहाँ पे हमने डिले इंट्रोड्यूस करा दिया। ऊपर भी हमारा जो ओपन लूप गेन था, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो हमारा 3 है, और यहाँ पे भी अभी हमारा ओपन लूप गेन 3 ही है। इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, पर उसके लिए क्या करेंगे, ये जो e⁻⁻s2t है ये फिर केवल 2 है, मतलब t की वैल्यू ही 2 है, इसकी जगह लिख देंगे 1 - 2s। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो e⁻⁻s2 है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 - 2s। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे। e⁻² की फॉर्म में तो हम यूज़ नहीं करते कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो 1 - 2s लिख देंगे और फिर से इसको वही चीज़ की 1 + ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्लोज लूप पोल्स तो हैं, बट बोथ पोल्स लाई ऑन द राइट साइड, दोनों पॉजिटिव वैल्यू के हैं और इस वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो ये काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल था दिखाने का कि जैसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन डिले इंट्रोड्यूस कराया गया, आपका एक स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम में चेंज हो गया। ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन था। एक सिस्टम और लेते हैं, ओके, एक्सपेरिमेंटिंग ऑन, इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं 3/s² + s+2। s² का मतलब क्या है कि ये टाइप 2 का सिस्टम है, पर इसमें फिलहाल जीरो ट्रांसपोर्टेशन डिले ही है, मतलब ये है तो टाइप 2 का सिस्टम पर ट्रांसपोर्टेशन डिले 0 ही है। तो 1/3/s² और s+2 = 0। तो इसकी इक्वेशन इससे निकाल लेंगे ये, तो ये s³ बना देगा, ओके, और 2s² बना देगा और हमारा ये 3 बना देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोज लूप पोल निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा -x और ये +y और +-j/z करके। ये अनस्टेबल है क्योंकि एक पोल जो है इन दोनों में से वो हमारा राइट साइड में लाई कर रहा है। ओके तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा जो एक ट्रांसफर फंक्शन था, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था ये अनस्टेबल हुआ, बट ये ट्रांसपोर्टेशन डिले की वजह से नहीं हुआ। ओके सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा स्टेबल का, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, स्टेबल से हमारा हो गया अनस्टेबल ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन डिले। अब हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डिले की जरूरत नहीं पड़ी उसको अनस्टेबल बनाने के लिए। अब हमने मतलब इस तरीके का ले ही लिया, हमने टाइप नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, टाइप इंक्रीज, टाइप को बढ़ाने से हमारा स्टेबिलिटी कम हो गई। अब आगे देखते हैं कि इसी में क्या करते हैं कि थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन डिले इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो 0.002 है ये स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन डिले है, पर अभी टाइप को हमने 1 पे ही रखा हुआ है। ओके तो ये भी अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल क्यों है, देखो यहाँ पे टाइप आपने 1 रखा है, इस ट्रांसपोर्टेशन डिले बहुत छोटा है, जो कि दोनों ही करेक्ट चीज़ें हमें चाहिए, पर फिर भी ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई ओपन लूप गेन। तो ये जो हाई ओपन लूप गेन है, जो ओपन लूप गेन है जो हम ऊपर देख रहे थे दोनों केस में 3 था, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो 3 थी ऊपर के केसेस में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे, QS निकालेंगे 1+ करके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पोल्स जो मिलेंगे वो राइट साइड में हो जाएंगे और इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। पर ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन थे और ये जो क्वेश्चन है, हर ऊपर के 3 क्वेश्चन थे शायद। ओके पहले वाले क्वेश्चन के 2 केस और एक ये सेकंड वाला क्वेश्चन और एक ये थर्ड वाला तो हम देख ही रहे हैं। तो ऊपर के जो तीनों थे उसमें क्या था कि, या फिर इसको भी जोड़ के ये जो चारों हैं, आपका जो सिस्टम है एक बार तो स्टेबल था, बाकी 3 बार अनस्टेबल हुआ, पर तीनों बार अलग अलग वजह से अनस्टेबल हुआ है। एक बार पोल्स की वजह से हो गया, ओके मतलब एक बार टाइप नंबर की वजह से हो गया, टाइप हमारा 2 था, एक बार ट्रांसपोर्टेशन डिले के इंट्रोड्यूस कराने की वजह से हो गया, एक बार आपका लार्ज वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन की वजह से हो गया। तो ये कंक्लूजन याद में रखेंगे।
उसके बाद देखते हैं कुछ इस तरीके का, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ओपन लूप गेन इसका ओमेगा एन स्क्वायर है इस तरीके से। तो इसको लिखते हैं सी बाई आर इक्वल टू ये पूरा ये क्लोज लूप गेन है, क्योंकि ये अभी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्लोज लूप से ओपन लूप बनाने का है। तो देखो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से अगर आपको ओपन लूप बनाना है तो मैंने क्या बोला था कि न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आप क्लोज लूप से ओपन लूप बना रहे हो तो आप क्या करो, ये मान लो कुछ इस तरीके से डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, मान लो ये 1 है, मान लो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये न्यूमरेटर है इस तरीके से। तो अब ये आपका क्या बना देगा, ओपन लूप। अगर आप ओपन लूप से क्लोज लूप बना रहे हो तो सेम चीज़ कर दो, ऊपर तो न्यूमरेटर था ही, नीचे डिनोमिनेटर में अब आप प्लस कर दो न्यूमरेटर को, तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही किया है, जो ओमेगा एन स्क्वायर है इसी को मैंने ये प्लस कर दिया है। तो अब आपका ये क्लोज लूप से ये सॉरी ओपन लूप से ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन गया इस तरीके से। तो ये आपका इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ओपन लूप गेन की इक्वल होगी के, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा एन स्क्वायर था वो क्या था, ओपन लूप गेन। तो अब सेकंड वाले केस में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो भी अभी ओपन लूप गेन की इक्वल ही होगी, और ओपन लूप गेन को हम यहाँ पे के मानते हुए चल रहे हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये नीचे जो मैंने पहले बता दिया वही चीज़ है कि अगर आपको क्लोज लूप निकालना है ओपन लूप से तो आप ऐड कर दो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और इसी का उल्टा अगर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है क्लोज लूप से तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं। अब हमने जो देखा कि हमारा जो ओमेगा एन है वही हमारा ओपन लूप गेन के इक्वल है, तो ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन अब क्या हो गया, रूट के इक्वल हो गया, रूट के। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि ये रूट के इक्वल हो गया। तो एज ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के था, ओके क्या है, ओपन लूप गेन। तो अब इससे लिखते हैं कि 2 जाई ओमेगा एन एक्स के इक्वल है, तो जाई किसके इक्वल हो गया, x/2 ओमेगा एन या फिर x/2 रूट के। तो ये जाई की वैल्यू निकल के आई और ये ओमेगा एन की। अब यहाँ से कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा है वो, कि जाई जो रूट के है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्या है, कलर को मैच करके देखो, अगर आप इसको कम करोगे, ओके, ये ब्लू वाला देखो, रूट के की वैल्यू को, मतलब के की वैल्यू को अगर आप कम करते हो, ओपन लूप गेन को कम करते हो, तो आपका जाई डैम्पिंग फैक्टर बढ़ जाता है। और अगर आप के की वैल्यू, ओपन लूप गेन की वैल्यू को बढ़ाते हो तो आपका डैम्पिंग फैक्टर कम हो जाता है। तो क्या है कि टू इंक्रीज और डिक्रीज जाई यूज वैल्यू ऑफ के, ठीक है, यूज ओपन लूप गेन। अगर आपको जाई की वैल्यू को कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप ओपन लूप गेन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डिले इज नोन एज डेड टाइम, इसको डेड टाइम भी बोला जाता है। जो सबसे पहले हमने शुरू किया था इस टॉपिक को तो वहाँ पे लिखा था, ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लो आपने t=5 सेकंड पे इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला t=7 सेकंड पे। इसका क्या मतलब है हमारे लिए, एक यूज़र के लिए जो उसको यूज़ कर रहा है या एग्जामिन कर रहा है, कि बीच के 2 सेकंड के लिए, ओके, बीच के 2 सेकंड के लिए वो सिस्टम कैसा था, डेड था। हमें उससे क्या मतलब है कि उसमें डिले है या कुछ प्रॉब्लम है, हमें तो ये है ना कि हमने 5 सेकंड पे दिया इनपुट तो 5 सेकंड पे आउटपुट मिल जाए उसी t=5 सेकंड पे। पर क्योंकि उसने 2 सेकंड बाद आपको आउटपुट दिया, इसका मतलब कि उसके अंदर डिले था, और उसी 2 सेकंड को हम डेड टाइम बोलते हैं, क्योंकि उतनी देर के लिए आपका जो सिस्टम था वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था टेक्निकली आपको। ओके, आप ऊपर से जब बाहर से दिख रहे हो, मान लो एक बॉक्स है सिस्टम का, इसमें इनपुट डाला आउटपुट, आपको तो ये बॉक्स दिख रहा है सिस्टम का, आपको क्या पता है इसके अंदर क्या हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि 2 सेकंड बाद से आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब कि 2 सेकंड के लिए ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और देखते हैं, अ सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड इफ द ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। एक सिस्टम जो था वो क्रिटिकली डैम्प्ड था, मतलब जाई की वैल्यू 1 थी। अब वो कह रहा है कि इफ द ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम, मतलब ओपन लूप गेन मतलब के। अब आप ये देखो कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना। तो वो बोला है कि ओपन लूप गेन को हमने बढ़ा दिया तो इसको क्या हुआ, जाई की वैल्यू को क्या हुआ। तो आप यहाँ से देख लो, ये मैंने लिख भी दिया है, आप देख भी सकते हो इधर से कि आपका जो के की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो जाई की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब एक क्रिटिकल डैम सिस्टम जो था वो एक अंडर डैम सिस्टम बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको जो अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं डैम्पिंग के हिसाब से, क्रिटिकल डैम, अंडर डैम, एक दूसरे में इंटरचेंज करना है तो आप के की वैल्यू से, के की मदद से उसको बदल सकते हो। आगे देखते हैं, अ सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्ड, एक सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड है। अगर हम क्लोज लूप गेन की जो वैल्यू के की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होगा,
ओके अब ये देखो सॉरी के की वैल्यू यहाँ पे के क्लोज लूप गेन नहीं है, मतलब ये क्लोज लूप गेन की बात कर रहा है। क्लोज लूप गेन की अगर वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा जाई जो है वो केवल ओपन लूप गेन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि क्लोज लूप गेन पे। ओके क्लोज लूप गेन क्या है, ये है ओमेगा एन स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे जाई की वैल्यू सेम रहेगी। ऑन इंक्रीजिंग डज नॉट इफेक्ट जाई एंड फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन। ठीक, क्लोज लूप गेन को बढ़ाने घटाने से आपका ओमेगा एन और जाई बढ़ता घटता नहीं है। आगे देखते हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन ये है और इसी का डबल, यहाँ पे हमने क्या किया 8 लिख दिया, मतलब 8 इज 4 इंटू 2 मतलब डबल, इसी का डबल ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा, डिनोमिनेटर सेम है दोनों में। तो यहाँ पे ओमेगा एन हम निकालेंगे तो 2 के इक्वल है, जाई 0.5 के इक्वल है, और यहाँ पे भी निकालेंगे तो भी ओमेगा एन 2 के इक्वल है, जाई 0.5 के इक्वल है। ये फिर से वही पॉइंट, ओके वही पॉइंट मतलब ये वाला क्लोज लूप गेन वाला। ऑन डबलिंग द क्लोज लूप गेन नो इफेक्ट ऑन ओमेगा एन एंड जाई, दे रिमेन सेम। तो क्लोज लूप गेन आपका इफेक्ट नहीं कर सकता है ओमेगा एन और जाई को, ठीक है, ये याद रखेंगे। ओपन लूप गेन आपका कर सकता है। फिर बात आता है कि ऑन चेंजिंग द ओपन लूप गेन वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप गेन को चेंज करके, जो के होता है हमारा, ओके के होता है, उसको चेंज करके आप बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। पर क्लोज लूप गेन कुछ भी सिस्टम के बिहेवियर में चेंज नहीं करता है। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ़ द ओपन लूप गेन ऑफ द क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम इज इंक्रीज, एक क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है और उसका ओपन लूप गेन हमने बढ़ा दिया, तो हमने ऊपर भी देखा था कि वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जो है वो अब आपका एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम में चेंज हो जाएगा। फिर बात करते हैं इफ द ओपन लूप गेन इज डिक्रीज, अगर उस गेन को डिक्रीज कर देंगे तो वही क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम अब आपका एक ओवर डैम्प्ड सिस्टम में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जाई बढ़ जाएगा। अगर आपने के घटाया तो उससे क्या होगा, आपका जाई बढ़ जाएगा, जाई बढ़ जाएगा मतलब डैम्पिंग बढ़ जाएगी। फिर आता है कि इफ़ ओपन लूप गेन इज इंक्रीज इनफिनाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज कर दिया, बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका वो इतना ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा कि अब आपका डैम्पिंग बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या है, आप ये समझो कि आप इसको के की वैल्यू को बढ़ा रहे हो घटाने के बजाय, जैसे इस केस में घटाया था, के को बढ़ाते गए तो आपका जाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल घट जाएगा, तो वो घट के 1 मिनट के लिए 0 आ जाएगा एक टाइम पे। फिर वही चीज़ इन्हें फाइनली तीसरी बार लिख दी है कि आपका क्लोज लूप गेन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बिहेवियर ऑफ द सिस्टम पे। फिर बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कि आपका ट्रांसफर फंक्शन को लिखने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके ये हैं, पोल जीरो फॉर्म और आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्म, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम कांस्टेंट फॉर्म पोल जीरो फॉर्म के कंपैरिजन में। ओके, एनी ट्रांसफर फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स, नेमली पोल जीरो फॉर्म और टाइम कांस्टेंट फॉर्म। इनको देख लेते हैं। देखो एक चीज़ और ज़्यादा इससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों किस किस से एसोसिएटेड है वो याद रखो। तो पोल जीरो फॉर्म जो होता है वो ट्रांजिएंट वाली स्टेट से एसोसिएटेड होता है, और आपका स्टेडी स्टेट से क्या एसोसिएटेड होता है, आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं GH लिखा है, केवल GH 10/s+2, मतलब देखो दोनों की वैल्यू इक्वल ही होंगी। हम जो पोल जीरो फॉर्म से ही हम बनाएंगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म, या फिर टाइम कांस्टेंट फॉर्म से ही हम बनाएंगे पोल जीरो फॉर्म, बड़ा अलग अलग तरीके से लिखा जाता है उनको। तो यहाँ पे ओपन लूप गेन है हमारा 10। ओके, दिस इज द पोल जीरो फॉर्म, ठीक है। पोल जीरो फॉर्म की पहचान क्या है और टाइम कांस्टेंट क्या है, अभी वो देखेंगे। अब इसको मैंने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये s/2+1 बन गया, और जब 2 कॉमन ले लिया तो ये 10/2 बन गया 5। तो देखो आपका जो गेन होता है उसको हम ओपन लूप गेन कहते हैं, बट वो ओपन लूप गेन किसके लिए होता है, पोल जीरो फॉर्म के लिए, ये याद रखना, पोल जीरो फॉर्म के लिए। जैसे ही उसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बनाते हैं तो वही चीज़ अब आपकी क्या बन जाती है, ओपन लूप डीसी गेन। आपका ओपन लूप गेन ही आपका ओपन लूप डीसी गेन बन जाता है जब आप पोल जीरो फॉर्म से उसको चेंज करके आप इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बनाते हो। तो यहाँ पे जो पहले 10 था अब वो 5 बन गया, और ये 5 ही हमारा ओपन लूप डीसी गेन है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की पहचान क्या है टाइम कांस्टेंट फॉर्म की, वहाँ पे जो पोल्स होते हैं वो 1+ के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, 1+ करके। ओके, वहाँ पे 1 तो होना ही होना है। अब जैसे यहाँ पे s+2 था, तो देखो इसको देख के आप तुरंत बता सकते हो कि ये आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्म तो नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा, पोल जीरो फॉर्म होगा। तो ये चीज़ हो गई, और इसकी मदद से आप टाइम कांस्टेंट, उसका नाम ही है टाइम कांस्टेंट फॉर्म, तो आप टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो ये जो s है, पोल है, इसका जो कोफिशिएंट है 1/2 या फिर 0.5, तो ये 0.5 ही इसका टाइम कांस्टेंट है। ओके, कैलकुलेट KP टू गेट ओपन लूप डीसी गेन, KP बिकॉज टाइप 0। तो यहाँ पे आप ओपन लूप डीसी गेन निकालने के लिए KP को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन इज दैट इन विच ऑल द फाइनाइट पोल्स एंड जीरोज आर हैविंग +1,
मतलब यहाँ पे पोल्स का भी फॉर्म आपका 1+ के फॉर्म में होगा और आपका जीरोज़ का भी 1+ के फॉर्म में ही होगा, +1 या फिर 1+, जो भी आप बोलना चाहो। उसके बाद बात करते हैं, अ जीरो और अ पोल इज सेड टू बी फाइनाइट, एक जीरो और एक पोल फाइनाइट होगा इफ़ इट इज़ लोकेटेड नीदर एट द ओरिजिन नॉर एट द इन्फिनिटी। एक कोई भी पोल जीरो है, आपने ये बनाया, तो अगर मान लो वो बीच में लोकेट करता है तो वो फाइनाइट वैल्यू का होगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो वो जीरो होगा या इन्फिनिटी होगा, तभी वो फाइनाइट नहीं होगा, है ना। अगर कोई भी वैल्यू लाई करती है तो फिर वो फाइनाइट वैल्यू ही होगी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, GH इक्वल टू 100 दिया है और ये 1+ फॉर्म में आपको दिया है, तो जैसे आपने क्या देखा, दिमाग दौड़ाना है। 1+ फॉर्म है मतलब ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म है, और इसका जो गेन होगा वो केवल गेन नहीं होगा, ओपन लूप गेन नहीं होगा, वो ओपन लूप DC गेन होगा, ठीक है, ये ओपन लूप DC गेन। तो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म है और ये इसका, ठीक है। तो ये जो नॉन फाइनाइट पोल होता है, ये जो S ओरिजिन वाला है, इसको 1+ के फॉर्म में होने की ज़रूरत नहीं है, तभी तो ये अगर 1+ के फॉर्म में हो जाएगा तो फिर ये ओरिजिन वाला पोल नहीं बचेगा ना, तो ये नॉट फाइनाइट पोल है। कैलकुलेट KV टू गेट ओपन लूप DC गेन, बिकॉज आपका जो KV मतलब ये बिकॉज ये टाइप 1 का सिस्टम, ये दिख ही रहा है, ये S के मौजूद होने की वजह से ये टाइप 1 का सिस्टम है। तो यहाँ पे आप KV को, ठीक है, डिटरमाइन करो, KP को नहीं। ओके, ओपन लूप DC गेन की मदद से या ओपन लूप DC गेन के लिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस की। यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है 30। ओके, 1+1+1+, यहाँ पे सारी चीज़ें ये 1+1+1+ के फॉर्म में ही है। अब ये फाइनाइट पोल इसको बोल सकते हैं, इसको भी फाइनाइट पोल और इसको फाइनाइट जीरो। अब क्योंकि सारी चीज़ें 1+ के फॉर्म में है तो फिर से ये टाइप कांस्टेंट फॉर्म है, और इसका जो 30 है यही इसका ओपन लूप गेन, नहीं ओपन लूप DC गेन होगा, ठीक है, ओपन लूप DC गेन, ये चीज़ हो गई। अब ये फाइनाइट पोल नहीं है, ये किस तरीके का टाइप 2 सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे आप क्या डिटरमाइन करो, K को डिटरमाइन करो। ओके, कैलकुलेट K टू गेट ओपन लूप DC गेन बिकॉज ऑफ टाइप 2। आगे एक केस और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि जो मैंने बोला था ना कि ये जो S है, ठीक है, जो पोल्स और जीरोज़ हैं, इनका जो कोफिशेंट है, पहले इसको हटाते हैं, इनका जो कोफिशेंट है, जैसे ये 0.5, इसका 0.2, 0.1, यही टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है। अगर आपको डिफरेंट T1, T2, T3 निकालना है तो आप इनकी मदद से निकाल सकते हैं, जो हमने इसी चैप्टर के पीछे के लेक्चर 6A पार्ट 1 और पार्ट 2 में शायद देखा था, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये T1, T2, T3 आप निकालोगे, उसमें से फिर जो TD ये सब चीज़ होती है, TR, उसको सॉल्व करने के लिए आप इनमें से केवल एक का यूज़ करोगे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा, बाकी का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये याद रखने वाली बात है। ओके, आगे देखते हैं, ये केस हो गया। फिर बात करते हैं, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का है। आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो 1+ का है, पर ये S+5 है। इस S+5 होने की वजह से ये आपका पोल जीरो फॉर्म हो गया, ना कि टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो यहाँ पे जो ये 10 होगा, ये क्या होगा, आपका क्लोज लूप गेन होगा। तो एक पॉइंट और निकल के आता है कि पोल जीरो फॉर्म हैव आपका क्लोज लूप गेन। तो पोल जीरो फॉर्म में जो गेन होगा वो आपका क्लोज लूप गेन होता है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो गेन होगा वो आपका ओपन लूप DC गेन होता है। ओके, ये हमने ऊपर ही देखा था, ओपन लूप गेन और ओपन लूप DC गेन। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं। तो अब आपका ये जो S+5 है, इसको आपको 1+ के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बना सकते हैं, आप 5 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, दिस फाइनाइट पोल डू नॉट हैव +1, ये जो फाइनाइट पोल है इसके पास +1 नहीं है। ओके, पोल जीरो फॉर्म, पुट S = 0 टू गेट DC गेन। अगर आपको DC गेन चाहिए तो आप इसमें S को 0 रख दो। तो एक तरीका DC गेन निकालने का ये भी है, ठीक है, DC गेन निकालने का तरीका है, S को 0 रख दो, आपको DC गेन मिल जाएगा। अब क्योंकि इसमें 5 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या हो गया, आप 10/5 आपका ये जो 2 बनेगा, यही आपका क्लोज लूप DC गेन आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो बात करते हैं, हाँ, एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर आपका पहले से ओपन लूप गेन मौजूद है तो फिर वो क्या बनाएगा, ओपन लूप DC गेन बनाएगा। ओके, ये क्या है, पहला वाला आपका क्या है, ये पोल जीरो फॉर्म है, ये क्या है, ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म है। और अगर आपका क्लोज लूप गेन पहले से मौजूद है पोल जीरो फॉर्म में, तो फिर वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या बनाएगा, क्लोज लूप DC गेन बनाएगा। ये चीज़ है। तो ये हमने इधर किया, इसमें 10/5 कर दिया, इसमें S/5 कर दिया। तो S के संग ये जो 1/5 है, यही इसका टाइम कांस्टेंट है, पहली बात। तो
तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, पर इसका डीसी गेन क्लोज लूप डीसी गेन निकल के आया केवल 2। तो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें आप कुछ नहीं एनालिसिस है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ +1 विथ फाइनाइट पोल। तो ये जो +1 हम कर रहे हैं या हमें करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर इसको हमने +1 कर दिया ना, आप ये सोचो कि आपने जितने भी एस वाले टर्म थे ब्रैकेट के अंदर सब में +1 कर दिया। अगर आप एस को 0 रखोगे ना तो अब उन एस का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ देखो, आप इस एस को 0 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये 1 तो अलग से दे ही देगा। आप इनको भी 0 कर दो, आपको ये 1 तो दे ही देगा। तो जो ऊपर आपकी वैल्यू होती है, जो हम कह रहे हैं ना कि ये क्लोज लूप डीसी गेन है या ओपन लूप डीसी गेन है, असल में ये डीसी गेन क्यों है, इसी वजह से है क्योंकि हमने हर चीज़ को 1+ के फॉर्म में लग दिया। जब आप उसको एस को 0 लगा दोगे उसमें, ठीक है, एस को 0 लगा दोगे तो आपको वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू दे देगा, आपका ट्रांसफर फंक्शन आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू दे देगा, वही आपका डीसी गेन होगा। ओके, तो क्या होता है कि +1 करने की वजह से ये इक्वेशन को, जो सिस्टम की इक्वेशन है उसको 0 और इन्फिनिटी नहीं बनाता। और लास्ट बात कर लेते हैं डोमिनेंट रूट कॉन्सेप्ट की या सिग्निफिकेंट रूट कॉन्सेप्ट की, जो मैंने थोड़ा पहले ही बताया है। अमंग द फाइनाइट पोल्स और जीरोज द पोल क्लोज टू द ओरिजिन, जो पोल आपके ओरिजिन के क्लोज होते हैं वो आपके डोमिनेंट पोल होते हैं। ओके, अब उसमें भी लॉजिक काम करता है कि कौन से डोमिनेंट होंगे कौन से नहीं होंगे। तो अब उसको समझो कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ द अदर पोल्स विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द डोमिनेंट पोल, अगर अदर पोल की डिस्टेंस डोमिनेंट पोल के कंपैरिजन में 5 टाइम्स से ज़्यादा है, ओके, या बराबर है या ज़्यादा है, तो फिर वो हमारे ऑर्डिनरी पोल या फिर इनसिग्निफिकेंट पोल कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स, देन दे आर कॉल्ड ऑर्डिनरी और इनसिग्निफिकेंट पोल। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि वो किसी काम के नहीं है। बट इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन 5 टाइम्स, अगर वो डिस्टेंस 5 टाइम्स से कम है तो उनको भी डोमिनेंट पोल माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि डोमिनेंट पोल हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही डोमिनेंट पोल हो, उनको डोमिनेंट पोल्स बोला जाता है। अब इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि अब इसमें पहली बात तो ये पॉइंट निकल के आता है आपके दिमाग में कि वाई 5 मतलब 5 गुना ही क्यों, 5 टाइम्स ही क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने रफली पढ़ा हुआ था कि आपका लगभग 99% ट्रांजिएंट को खत्म होने में 5 टाइम पीरियड लगते हैं, बिकॉज 5t इज द मैक्सिमम सेटलिंग टाइम फॉर द सिस्टम। सिस्टम की सेटलिंग टाइम को अगर हम बात करें तो 5t लगभग मैक्सिमम है। 99% हमारा जो सिस्टम है सेटल हो जाता है 5 टाइम पीरियड में, इस वजह से 5 टाइम्स। ओके, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले से ही कि हमेशा जब ये पोल जीरो वाली चीज़ कर रहे हो, हमेशा जो आप डील करते हो फंक्शन को, ये ट्रांसफर फंक्शन को या सिस्टम को, उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में डील करो, कभी भी पोल जीरो फॉर्म में मत करो। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो मान लो ये पहला पोल है, ये 0.5, तो ये सबसे ज़्यादा ओरिजिन के करीब है। ओके, ओरिजिन के करीब है, इस वजह से क्या हो गया, ये आपका डोमिनेंट पोल हो गया। अब इसके कंपेरिजन में हमने 2 पोल और लिए हैं, एक है -2 एक है -4। अब आप जब कंपेयर करते हो दोनों को तो ये जो -2 वाला है ये इससे 4 टाइम्स दूर है, ये 4 टाइम्स दूर है, तो ये भी डोमिनेंट पोल हो गया क्योंकि ये लेस देन 5 है, 4 इज लेस देन 5, तो ये भी डोमिनेंट पोल आपका हो गया ये वाला। बट ये जो -4 है ये आपका क्या है 8 टाइम्स दूर है, इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक ऑर्डिनरी पोल हो गया, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो किसको नेग्लेक्ट करना है किसको नहीं, ये हमें पता चलता है इस डोमिनेंट पोल के कॉन्सेप्ट से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी पोल, और यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस आपका लेस देन 5 टाइम्स दूर है आपका, तो ये आपका ये वाला -2 आपका हो जाएगा डोमिनेंट पोल। फिर यहाँ पे क्या चीज़ है कि +5 0.5 + 1.5 आपका क्या हो जाएगा 2, और 0.5 × 4 भी आपका हो जाएगा 2। ये लीनियर डिफरेंशिएशन है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशिएशन है। ओके, +5 आप दोनों को ऐड करो इस तरीके से, इसमें 1.5 जोड़ दो तो ये 2 पे पहुँचेगा। जो ये -0.5 है इसमें आप लीनियरली देखोगे तो 0.5 को ऐड कर दो, और नॉन लीनियर का मतलब आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो 0.5 में 4 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स इससे बड़ा है, तो अभी ये वैल्यू 2 ही बना देगा। ओके, और एक चीज़ और है कि अगर आपका मान लो कि एक ही पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये मान लो इसको -1 मान लो, अगर उसी पे मोर देन 1 आपके पोल्स मौजूद हैं तो फिर वो आपका तीनों ही पोल आपका इक्वल इफेक्ट डालेंगे सिस्टम पे, तो ये याद रखेंगे। ओके, सेम इफेक्ट डालेंगे। आगे चलते हैं। अ पोल इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स। अगर पोल कोई भी है उसको हम कह रहे हैं कि ये डोमिनेंट पोल है, इसका मतलब वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स को ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। ऑर्डिनरी पोल प्रोवाइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स, हेंस नेग्लिजिबल। तो ऑर्डिनरी पोल जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स को ही निकालते हैं, इसी वजह से हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं। बाय रिमूविंग ऑर्डिनरी पोल्स रिस्पॉन्स पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो अगर हम ऑर्डिनरी पोल्स को लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स मतलब देखो, एक केस है ऑर्डिनरी पोल को लेना
और दूसरा केस है ऑर्डिनरी पोल को ना लेना। तो वो कहना चाह रहा है कि दोनों ही केस में आपका जो रिस्पॉन्स है वो लगभग सेम ही होता है। ओके, तो आप ऑर्डिनरी पोल को निकाल दो या रखो, मतलब रखोगे तो क्यों, उससे सॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो निकाल भी दोगे तो अभी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब एक चीज़ और है कि एक अगर आप एक ओवर डैम्प्ड सिस्टम की बात करते हैं, ओवर डैम्प्ड, ओके, जिसका जीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें क्या होता है, एक रूट मूव करता है ओरिजिन की तरफ और एक रूट मूव करता है आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये सब हम कहाँ देखेंगे, रूट लोकस के अंदर देखेंगे। ओके, बस यहाँ पे बता दिया है ये पॉइंट ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। अब आप बिल्कुल लास्ट है लेक्चर का, आप देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन लिया है कुछ इस तरीके का 100/s+1 और s+100। जब आप देखोगे इनको सॉल्व करके तो ये क्या देगा, -1 देगा एक, और एक क्या देगा, -100 देगा। अब आप देख ही सकते हो कि ये -1 का 100 गुना दूर है, 100 टाइम्स, जबकि हमने कहा कि 5 गुना से कम होना चाहिए। तो आपको साफ साफ पता चल गया कि s+100 वाला ऑर्डिनरी पोल है, यह आपका डोमिनेंट पोल है। ओके, ऑर्डिनरी पोल को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से 100 को कॉमन अगर लेते हैं, ओके, बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, एक तो इसमें 100 बाहर आ जाएगा, s+1 तो ये रहेगा ही, s/100+1, तो s/100 जब कर देंगे तो फिर ये ऑर्डिनरी पोल की तरह ही आपका हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब इसका डीसी गेन जो है वो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ओके, ये डीसी गेन पहले 1 था पर हैंस चेंज, अब आपका डीसी गेन जो है वो 100 बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 100 अगर इधर बाहर डाला है तो 100 आपको ऊपर भी डालना पड़ेगा, ये चीज़। और इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या कर देंगे, केवल 1/s+1, मतलब इसको आपने पूरी तरीके से ऐसे ही बस ऐसे काट दो, ठीक है। आप अलग से थोड़ा सा वापस चलते हैं, 100 इसमें पहले से था तो ये आपका गेन था, बोले तो क्लोज लूप गेन। तो अब जो क्लोज लूप गेन 100 था उसको हमने चेंज करके 1 बनाया है, मतलब 1 पहले से नहीं था, ये न्यू वाला है डीसी गेन, इसीलिए इसको डीसी गेन बोलते हैं। तो अब आपका ये डीसी गेन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इससे 100 को बाहर लिया और 100 ऊपर पहले से मौजूद है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो अब आपका न्यू जो गेन होगा वो 1 बन जाएगा। तो रिमूव ऑर्डिनरी पोल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नाउ हियर ऑल्सो डीसी गेन जो है वो 1 बन गया एंड ऑर्डिनरी पोल इज रिमूव्ड। तो ऑर्डिनरी पोल भी हटा दिया गया और डीसी गेन भी आपका 1 बन गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आफ्टर रिमूविंग, ठीक है, ऑर्डिनरी पोल फ्रॉम द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऑर्डिनरी पोल को हटाने के बाद देखो ये क्या है, s+1, ये तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है ना, एक ही पोल है। तो वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आपका एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह काम करने लगता है और आपका सिस्टम फंक्शनली स्टेबल हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है इसका। फिर बात करते हैं कि इफ़ वी रिमूव ऑर्डिनरी पोल फ्रॉम द थर्ड ऑर्डर सिस्टम, अगर हम किसी थर्ड ऑर्डर सिस्टम से इसको हटाते हैं पोल को, तो फिर वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा और फिर वो थोड़ा सा मोर स्टेबल हो जाएगा। मतलब आप पूरी तरह स्टेबल कह सकते हैं, ये नहीं पता नहीं, लेकिन क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है बट फिर भी थर्ड के कंपैरिजन में मोर स्टेबल ही हो जाएगा। फिर बात आती है डोमिनेंट रूट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पॉन्स एनालिसिस। इसको आप केवल रेस्पॉन्स एनालिसिस में ही लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट स्टेबिलिटी एनालिसिस में नहीं लगा सकते, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद में ही हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, पहले टाइम डोमेन का फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन का। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में आप डोमिनेंट रूट का कॉन्सेप्ट का नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनेंट रूट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि केवल टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ही आपका एप्लीकेबल है। बिल्कुल लास्ट है लेक्चर का कि थर्ड ऑर्डर सिस्टम अगर आपको कभी बनाना है और उसमें टीआर की वैल्यू निकालनी है राइज टाइम की, आप क्या करो, कैस्केड कर दो फर्स्ट का और सेकेंड ऑर्डर का। अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आपका एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है तो फिर थर्ड ऑर्डर भी आपका एक ऑसिलेटर की तरह ही हो जाएगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर आपका नॉन ऑसिलेटर है। तो यहाँ पर टी आर की वैल्यू आई 2.22t और यहाँ पे आई π-5/ω_d। ये फार्मूला तो हमने पढ़ा ही है। तो टी आर की डिफरेंट वैल्यूज हुई फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब मान लो इसी तरीके से हमें थर्ड ऑर्डर बनाना है, तो ये हमने पहले कह दिया कि थर्ड ऑर्डर बनाने के लिए आप सेकेंड ऑर्डर को डोमिनेंट कंसिडर करो और फर्स्ट ऑर्डर को आप ऑर्डिनरी कंसिडर करो। थर्ड ऑर्डर आप कैसे बनाओगे, एक सेकेंड ऑर्डर को जोड़ोगे एक फर्स्ट ऑर्डर को, दोनों को जोड़ के तो थर्ड ऑर्डर मिलेगा आपको। तो किसको डोमिनेंट लेना है किसको नहीं लेना, यह आपको पहले से देखना पड़ेगा। देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि 10 करके ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि एक ऐसे यहाँ पे है, यहाँ s² है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग ऑर्डर से मिलके बनाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, 5 को अगर बाहर कॉमन ले लिया तो ये 1/5 बन गया, ठीक
ठीक है, 5 को कॉमन ले लेंगे तभी ये हमारा 2 बन जाएगा। तो ये जो बाहर 5 कॉमन लिया था इसको हटा देते हैं, लिखते नहीं है इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बन चुका है, 10 जो है वो 2 बन चुका है। तो ये 1/5 s+1, अब ये केवल अलग है 1/5 s+1, ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और s² प्लस s+1 जो है ये आपका सेकेंड ऑर्डर का है। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर को आप डोमिनेंट नहीं लेंगे। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वाला जो ये चीज़ है डोमिनेंट नहीं है आपका, ये जब ये डोमिनेंट नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। तो आपका ये एक्सप्रेशन जो थर्ड ऑर्डर का है वो इस तरीके से आपका डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर का बन जाएगा। फिर इसमें आप वैल्यूज़ को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा n 1 है, ठीक है, तो जीटा निकाल सकते हैं 0.5, तो जीटा निकाल लिए तो राइट साइड निकालने का फॉर्मूला पाई माइनस कॉस जीटा और ओमेगा n √1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो वैल्यू निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। ओके, कि थर्ड ऑर्डर में अगर आपको निकालना है राइस टाइम, तो आप इसको क्या करो कि डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट से आप उसको सेकेंड ऑर्डर का बना दो और उसके बाद फर्स्ट वाले को हटा दो और डायरेक्ट निकाल लो। तो थर्ड ऑर्डर को बनाने के दो तरीके हैं आपके पास। ओके, थर्ड ऑर्डर को बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर से बनाओ और फर्स्ट को फोर्थ ऑर्डर को बनाने के भी, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम को दो मतलब आपके ये दो तरीके हो गए। यहाँ तो देखो एक ही तरीका है, फर्स्ट और सेकंड, या तो इनका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, ये सेम ही बात हो गई। फोर्थ को बनाने के दो तरीके हो जाएंगे, या तो आप सेकंड और सेकंड ले लो या फर्स्ट और सेकंड ले लो। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट आपका ऑर्डिनरी हो जाएगा, सेकंड वाला आपका डोमिनेंट हो जाएगा, और इसके अंदर भी सेकंड वाला आपका डोमिनेंट हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका ऑर्डिनरी हो जाएगा।